Hello students, welcome to the session of my English class in which we discuss about the nouns and we have completed our topic noun. नाउन का जो टॉपिक था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नाउन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आप लोगों को लिखा दी थी, बता दी थी। अब जो है मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक्सरसाइजेस कराऊंगा, ठीक है। अपना एक पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। टॉपिक को पूरा पढ़ना है इन डिटेल में, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर भी अगर मान लो कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि भाई आपने ये नहीं रहा है। बाकी जहाँ तक है मैंने मेरी कोशिश की है, कुछ भी उसमें से नहीं रहा है। जितने भी नाउन के अंदर आना चाहिए था, जो भी चीजें नाउन में आनी चाहिए थी, वो मैंने करीब करीब ले ली है। हाँ, मैंने एक चीज जो है वो छोड़ी है, वो मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। टॉपिक पूरा होने के बाद में फिर अपन करेंगे क्या, प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। क्या करेंगे, प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। और एक्सरसाइजेज जो होगी वो हमारे तीन तरह की होगी। कितने तरह की होगी, तीन तरह की। सबसे पहली जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे एरर्स से रिगार्डिंग। किससे रिगार्डिंग होगी, एरर्स के रिगार्डिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज होगी वह एक्सरसाइज होगी हमारे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड होगी। और थर्ड जो एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को तीनों तरह के क्वेश्चंस क्या कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा। आगे बात समझ में, क्योंकि एग्जाम में तीनों ही तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल थोड़े से हल्के लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ अभी मैं, ताकि आप लोगों का मनोबल डाउन ना हो। इस वजह से तो कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ थोड़े से कठिन हैं। हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा टफ भी नहीं है तो ज़्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज लेवल के सारे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को एरर बेस्ड क्वेश्चन करवाने के लिए सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम जो है वो करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करेंगे, एरर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्या है, नाउन की एक्सरसाइज सीरीज 1। सीरीज कौन सी है हमारी, पहली सीरीज है। कौन सी सीरीज है, पहली सीरीज। और ये लीजिए पहली सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, देखो, ठीक है। दिख गया सबको, दिख गया ना। देखो, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या ढूंढनी है, एरर ढूंढनी है। ये पूरा की पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। पूरा की पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल भी हो सकती है या वोकेबुलरी से रिलेटेड भी हो सकती है। किसी भी तरह की क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। अब हमें जो है उस एरर को क्या करना है, ढूंढना है। उस एरर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा, उस एरर को फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में, बोलिए, बोलो जल्दी से, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, पहला पार्ट है इसका, 7 days अपोस्ट्रॉफी जर्नी इज अ वीक जर्नी। 7 days पहला पार्ट देखें, गलती है क्या, 7 सही है, डेज के बाद अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, सही है। क्योंकि नियम ये कहता है हमारा कि जब कोई नाउन प्लूरल में हो, मैं रूल भी लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। जब कोई नाउन प्लूरल में हो तो उसमें
अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफ के बाद, अपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डेज, प्लूरल में है, काई में है, प्लूरल में है, क्या लग रहा है, अपोस्ट्रोफी लग रहा है, क्या लग रहा है, अपोस्ट्रोफी लग रहा है। मतलब 7 दिन की, इसका मतलब क्या हो गया, 7 दिन की यात्रा इज होती है, अ वीक जर्नी, ए वीक जर्नी, एक सप्ताह यात्रा या एक सप्ताह की यात्रा। बताओ अर्थ करके, यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस का अर्थ भी करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस के मीनिंग को भी देखना होगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। तो 7 दिन की यात्रा एक सप्ताह यात्रा होती है या एक सप्ताह की यात्रा होती है, बताइए। 7 दिन की यात्रा एक सप्ताह यात्रा होती है या एक सप्ताह की, बताओ मुझे, दो चीजें लिख रहा हूं मैं, सप्ताह यात्रा और दूसरा मैंने लिखा सप्ताह की यात्रा, सप्ताह की यात्रा। तो इसमें कौन सा सही है, ग्रामेटिकली कौन सा सही है, सप्ताह यात्रा या सप्ताह की यात्रा, कौन सा है, सप्ताह की यात्रा। तो क्या होना चाहिए ये वाला हमारा, क्या होना चाहिए, सप्ताह की यात्रा, अर्थात गलती कहाँ है, थर्ड पार्ट में है, तो क्या चौथे पार्ट में है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, इसकी जगह अ वीक जर्नी की जगह क्या होगा, अ वीक्स जर्नी, क्या होगा, अ वीक्स जर्नी। क्लियर, बोलो, क्लियर है ये चीज, आ गया समझ में। डेटिव केस, ये हमारा पजेसिव केस से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, पजेसिव केस से। बताया था ना मैंने, दो जगह अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस का के की के संबंध में, तो पजेसिव केस से रिलेटेड ये क्या था, हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, एवरी टीचर, every teacher is expected to carry out his principal orders। बताओ, his principal orders, every टीचर यानी प्रत्येक अध्यापक को, is expected करना चाहिए, पालन करना चाहिए या अपेक्षित, अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक अध्यापक से अपेक्षा की जाती है काय बात की, टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है ले जाना, पालन करना, कैरी आउट यानी होता है पालन करना, हिज उसके, प्रिंसिपल, एवरी टीचर, प्रत्येक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, हिज होगा, क्या होगा, हिज होगा, सही है। प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल, बताओ, प्रिंसिपल ऑर्डर्स, प्रिंसिपल ऑर्डर्स। अब देखो, अगर आप लगाओ कि यहाँ पर कि प्रत्येक अध्यापक को अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए या सिद्धांतों की, तो सिद्धांत की मीनिंग तो क्या होती है, PRINCIPLE, ये होता है सिद्धांत का। तो ये तो लॉजिक हमारा खत्म हो गया यहीं पर कि भाई सिद्धांत की बात कर रहा है, किसकी, सिद्धांत की बात कर रहा है। तो यहाँ पर है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है क्या, प्रधानाचार्य, इसका मतलब है यहाँ पर प्रधानाचार्य से मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक अध्यापक को अपने प्रधानाचार्य के आदेशों की पालना, किसके आदेशों की पालना,
प्रधानाचार्य के आदेशों की पालना। तो क्या यहाँ पर कहीं भी का के की आ रहा है क्या? ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब ये गलत हो गया। इसकी जगह क्या आना चाहिए? हिज प्रिंसिपल अपोस्ट्रोफी एस, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्या लगेगा ये बेटा? यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, वही डेटिव केस का क्वेश्चन है। हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स। आ गई बात समझ में? क्लियर आ गया? ठीक है, समझ लो। एवरी टीचर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है, सिंगुलर नाउन आना आ रहा है पहले पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। इज एक्सपेक्टेड, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो रही है, पैसिव वॉइस का वाक्य है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। टू कैरी आउट फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है आगे ले जाना, पालन करना, फॉलो करना। सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, इन्फिनेटिव आ रहा है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन्फिनेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? इन्फिनेटिव आ रहा है। हिज प्रिंसिपल ऑर्डर, हिज, अब देखो यहाँ पर हिज प्रिंसिपल ऑर्डर का मतलब तो क्या हो गया? ऑर्डर्स, उसके प्रधानाचार्य आदेश, प्रधानाचार्य आदेश। तो बताओ, वही चीज आ गई ना? प्रधानाचार्य आदेश होना चाहिए या प्रधानाचार्य के आदेश होना चाहिए? काके की होना चाहिए ना। और काके की के लिए मैंने बताया था, या तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं या किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं ना। पजेसिव केस जब पढ़ाया था मैंने, तब बताया था कि नहीं बताया? काके की के लिए या तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं या ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, सजीव के लिए अपोस्ट्रोफी एस होता है और निर्जीव के लिए ऑफ का यूज होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? सजीव के लिए तो क्या आता है? अपोस्ट्रोफी एस, और निर्जीव के लिए क्या आता है? अपोस्ट्रोफ सॉरी ऑफ का यूज। कुछ टर्म्स है जहां पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज निर्जीव में होता है, वो होता है टाइम, हाइट, डिस्टेंस वगैरह से रिगार्डिंग। जो मैं इसको कंसेप्ट को आपको अलग से समझाऊंगा एक दिन लेकर के। ठीक है, ये चीज है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर, हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर। ये हो गया हमारा कौन सा? थर्ड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक। बताओ क्या होगा? मोहन डिड ऑल, बताओ क्या आना चाहिए? बोलो, बताओ बेटा। जस्टिस, बताओ। मोहन ने जो कुछ भी किया न्याय के लिए किया, न्याय के लिए किया, न्याय के लिए किया। बताओ क्या आना चाहिए? मोहन करता है, सही है। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, किया। ऑल दिस, यह सब किया। मोहन ने ये सब कुछ किया। फॉर जस्टिस सेक, फॉर यानी के लिए, जस्टिस यानी न्याय। ठीक है, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा यहाँ पे? बताओ, बोलो। यहाँ पर दो एरर हैं, यहाँ पर कितनी एरर हैं? दो एरर हैं। के लिए अगर लगाते हैं तो फिर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? फॉर जस्टिस सेक नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? फॉर जस्टिस। अर्थ करके देखिए वाक्य का। मोहन ने जो कुछ किया किसके लिए किया? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए
किया। क्या किया? न्याय के लिए किया। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब अगर हम इसको दूसरे वे में लेते हैं तो दूसरा आंसर इसका क्या होना चाहिए? अगर मान लो फॉर जस्टिस सेक लगाते हैं तो यहाँ पर केवल और फिर केवल क्या आना चाहिए? फॉर जस्टिस अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि जस्टिस क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है। इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। और जिनका प्लूरल नहीं बनता है उनमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, केवल केवल क्या लगा देते हैं? अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। आगे बात समझ में? बोलिए, बोलो जल्दी। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पे आ जाइए। योर स्टेट इज रिच but my is poor. Your state is rich but my state is poor. बिल्कुल इजी है। बताओ, बताओ। देखो, देखो, थोड़ा सा आउट है हालांकि, लेकिन समझ जाओगे जिसने प्रोनाउन का कभी पढ़ा होगा तो। देखिए यहाँ पर योर स्टेट, योर पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ रहा है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इज रिच धनी है, बट लेकिन माई, अब माई के साथ क्या आना चाहिए था? स्टेट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? स्टेट। बट माई स्टेट, है ना? अब यहाँ पर माई स्टेट नहीं है तो इसका मतलब फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइन। विदाउट नाउन अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा? माइन का यूज होगा। ठीक है, तो विदाउट नाउन पजेसिव केस में प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, दोनों जगह काम आता है। प्रोनाउन भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है? नाउन के, सॉरी, इसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ठीक है, इस वजह से एडजेक्टिव। प्रोनाउन विदाउट नाउन पजेसिव केस में प्रोनाउन या एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। नाउन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक केस आ रहा है, कौन सा? माइन। इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स, ये सारे की सारे होते हैं। ठीक है, इनके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ पर माई की जगह क्या आएगा? माइन का प्रयोग होगा। माई की जगह क्या आएगा? माइन का प्रयोग होगा। या फिर माई के बाद क्या लगाया जाएगा? स्टेट लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। She informed me that she had gone to one of the person's house, one of the person's houses and stayed there all night. No error. ढूंढो कहाँ एरर आएगी, बताओ।
बताइए क्या आएगा? बताओ क्या होगा इसमें? बोलो, बोलिए। देखो, बोलो क्या आना चाहिए? बताओ। शी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे सूचित किया कि शी हैड गॉन टू, वह चली गई थी, वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेज। अब देखिए, वन ऑफ द पर्सन्स हाउसेज, वन ऑफ द पर जब भी आता है तो उसके पर्सन्स हाउसेज, किसी एक व्यक्ति के घरों में, मतलब क्या हो गया? गलत। क्या आना चाहिए था? वन ऑफ द पर्सन्स हाउस। क्या आना चाहिए? वन ऑफ द पर्सन्स हाउस। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग हो रहा है किसके लिए? निर्जीव के लिए। किसके लिए हो रहा है? निर्जीव। जबकि अपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग किसके लिए होता है? सजीव के लिए। किसके लिए होता है? सजीव के लिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बताओ क्या होना चाहिए था? बताओ क्या होना चाहिए था? वन ऑफ द हाउस, सॉरी, क्या होना चाहिए था? बताओ क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन। ठीक है, क्या होना चाहिए था? द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन। क्योंकि अपोस्ट्रोफी कोमा का प्रयोग सजीव के लिए होता है, ना कि निर्जीव के लिए, ना कि निर्जीव के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? वन पर्सन हाउस की जगह क्या आएगा? हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन। क्या आएगा? द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन। आ गई बात समझ में? ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव और ऑफ का प्रयोग निर्जीव। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ये चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो रहा है? काम में आ रहा है। आगे बात समझ में? क्लियर? बोलो, 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 क्लियर? बताइए। बोलिए। बोलो, क्लियर है क्या? हम्म, बोलो क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन पे आ जाएं? बोलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या? देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कहाँ गया? ज्यादा ही हो गया क्या कुछ ये? छोटा ज्यादा ही हो गया। देखो, द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर luxurious than that of the poor. No error. The life of the rich, the life of the rich, the life of the rich. बताओ क्या आना चाहिए आंसर?
बताइए। बोलो कि द लाइफ ऑफ द रिच, अमीरों का जीवन, मोर लग्जरियस, ज्यादा आरामदायक होता है, देन दैट, बजाय, तुलना में, मोर कंपैरेटिव डिग्री देन आ रहा है, ठीक है, दैट ऑफ द पुअर्स, द पुअर्स, पुअर में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया है, पुअर में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ दिया है। बोलिए, बोलो, बोलो जल्दी। देखो, मैंने आप लोगों को एक नियम लिखाया था कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाए, दा लग जाए, तो ये किसको व्यक्त करता है? जन समुदाय को। किसको व्यक्त करता है? जन समुदाय को, या कलेक्टिव नाउन को व्यक्त करता है कि नहीं करता है? बताया था ना मैंने आप लोगों को नियम, ये बताया था ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? द रिच का मतलब अमीर लोगों का जीवन, मोर लग्जरियस द पुअर्स। अब देखो यहाँ पर द पुअर्स में अपोस्ट्रोफी एस लगाना उचित है क्या? अपोस्ट्रोफी एस लगाना उचित है क्या? बोलो। नहीं है, ठीक है। यहाँ पर द, जो ये रिच है, ये क्या है? गलत। ये क्या है हमारा? रॉन्ग है। यहाँ पर केवल और केवल क्या रहेगा? द पुअर रहेगा। और अगर फिर भी हमको लगाना ही है, क्योंकि ऑफ पहले ही आ चुका है, ऑफ यहाँ पर क्या आ चुका है? पहले ही आ चुका है। तो दो केस एक साथ एक ही नाउन के लिए कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो क्या होगा? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, केवल क्या रहेगा? द पुअर। आगे बात समझ में? केवल क्या रहेगा? द पुअर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो इसको एक बार, देखे क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये क्या चाहता है तुमसे। द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर merits and demerits before the teacher, each other merits and demerits, बताओ क्या आएगा? the two friends, the two friends, बताओ क्या आना चाहिए? बोलो। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। द टू फ्रेंड्स, दो मित्रों ने, पॉइंटेड आउट, इशारा किया, संकेत किया, ईच अदर, एक दूसरे, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, मेरिट एंड डीमेरिट्स, कम गुण और दोषों के बारे में, का के की, कि दो मित्रों ने गुरुजी के सामने एक दूसरे की गलतियां और खूबियों के बारे में, का के की, मेरिट्स एंड डी मेरिट्स, क्या आ रहा है प्रोनाउन के बाद में? ये आ गया नाउन। क्या आ रहा है? मेरिट्स एंड डी मेरिट्स। तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बताओ? पोर्शन, गलती तो हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर हमारा? ईच अदर्स, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। क्या होगा? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ठीक है। ईच अदर मेरिट्स एंड डीमेरिट, ईच अदर का मतलब तो क्या हो गया? एक दूसरे की, एक दूसरी, इनके लिए हो गया, ठीक है ना, एक दूसरी। मतलब यहाँ पर गलतियां क्या है? इनकी, का के की का संबंध जुड़ेगा, ठीक है। कि दो मित्रों ने एक दूसरे की गुण और दोषों को गुरुजी के सामने बताया। तो क्या है? एक दूसरे के, एक दूसरे के, तो क्या आया हुआ है? एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस। क्या लगेगा? अपोस्ट्रोफी एस, ईच अदर्स। आ गई बात समझ में? क्लियर? बोलो।
बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था, समझना था केवल क्या है क्या नहीं है। अगला है द एल्डेस्ट सन ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। बताओ क्या आना चाहिए। बोलो। बताइए। द एल्डेस्ट सन सबसे बड़ा बेटा ऑफ मिस्टर ठाकुर को, मिस्टर ठाकुर के सबसे बड़े बेटे को ऑनर्स सम्मान करता है। मिस्टर ठाकुर का सबसे बड़ा बेटा सम्मान करता है हिज उसके सीनियर। अब बताइए उसके परिवार में एक ही सीनियर होगा या एक से ज्यादा होंगी। बोलो क्या होगा। अरे घर में जो है आदमी के बड़े एक ही होगा या एक से ज्यादा। यहाँ पर देखो सीनियर सिंगुलर नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है सिंगुलर। आना क्या चाहिए प्लूरल। क्या आना चाहिए प्लूरल सीनियर्स। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मिस्टर ठाकुर के सबसे बड़े बेटे, इसका मतलब कि इसकी पत्नी भी होगी, इसके पिता भी होंगे और भी लोग घर में होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी, कोई वो नहीं है। तो क्या है सीनियर एक ही थोड़ी होगा घर में, के बाद मिस्टर ठाकुर ही और कोई बड़ा नहीं है घर में। या और भी लोग आस पड़ोस के लोग जो है वो भी बड़े हो सकते हैं उससे, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते बड़े, हो सकते हैं ना बड़े उससे, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। मतलब सीनियर्स। तो यहाँ पर पहली गलती ये क्या है सीनियर सिंगुलर, बल्कि इसकी जगह क्या आना चाहिए था प्लूरल आना चाहिए था। कैसा नाउन आना चाहिए प्लूरल नाउन आना चाहिए। ठीक है। अब प्लूरल नाउन जब आ चुका है तो प्लूरल नाउन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जब कोई नाउन प्लूरल में हो, जब कोई लिख लो इस नियम को, लिख भी लेना नोट भी कर लेना ठीक है। प्लूरल में हो तो उसका डेटिव केस, उसका डेटिव केस या अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रोफी, केवल अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है आ गई बात समझ में। तो ये क्या है यहाँ पर बड़े एक से, यही थोड़ी है कि भाई एक ही होगा इससे बड़ा, आस पड़ोस के बड़े लोग हो सकते हैं ना, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा प्लूरल। और जब प्लूरल आ जाएगा तो प्लूरल के अंदर अपोस्ट्रोफी एस नहीं जुड़ता है, प्लूरल में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, बल्कि केवल क्या लगाते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर केवल, फिर केवल क्या लगाएंगे, केवल क्या लगेगा सीनियर्स। बस ये केवल ये चीज कम में है। केवल क्या लगेगा सीनियर्स, क्या लगेगा केवल सीनियर्स। ठीक है क्या लगेगा केवल सीनियर्स लगेगा। ठीक है आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए अब,
क्या है? द लैंड लेडी, द लैंड लेडी, द लैंड लेडी। पढ़ो, देखिए क्या है क्वेश्चन। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक घूंट। बताओ देखिए क्या आएगा। बोलो क्या आना चाहिए? द लैंड लेडी, मकान मालकिन, बाई हर मेड सर्वेंट। कंजंक्शन, बाई यहाँ पर काम कर रहा है काई का, कंजंक्शन का, ठीक है। काई का काम कर रहा है, कंजंक्शन का, ठीक है। कि मकान मालकिन अपनी मेड सर्वेंट नौकरानी के साथ वेंट टू द टेम्पल, मंदिर गई, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए, टू द गॉडेस, देवी से, उसके, फॉर हिज वाइफ्स, फॉर हिज वाइफ्स, फॉर हिज वाइफ्स। तो क्या है बताओ, क्या आएगा? मेड सर्वेंट क्या आएगा बताओ? बोलो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बोलो? बताओ क्या आना चाहिए? मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट ये तो खुद ही क्या है, लेडी है। लेडी है ना, तो इसका क्या होगा? लेडी का मेड सर्वेंट्स, नौकरानी। तो नौकरानी का पति होगा या पत्नी होगी? नौकरानी का पति होगा या पत्नी होगी, बताइए। तो यहाँ पर यहाँ जो हिज आ रहा है, ये पजेसिव केस जो आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव जो आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? इस मेड सर्वेंट, नौकरानी के लिए। किसके लिए आ रहा है? नौकरानी के लिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बोलो क्या आना चाहिए? हर हस्बैंड, समझना इस चीज को। हर हस्बैंड्स, क्या आएगा? हर हस्बैंड्स, ठीक है। क्यों? देखो समझो इस चीज को, कि मकान मालकिन अपनी नौकरानी के साथ मंदिर गई, काय के लिए गई? मकान मालकिन नौकरानी के पति की वह जल्दी से लौटने के लिए। मकान नौकरानी के पति की, नौकरानी के पति के लिए गई है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? फॉर हिज वाइफ, उसके पत्नी की। तो पत्नी नौकरानी का पति, नौकरानी की पत्नी होगी या नौकरानी का पति होगा, बताओ? नौकरानी की पत्नी होगी या नौकरानी का पति होगा? पति होगा ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हर हस्बैंड अपोस्ट्रोफी एस। क्या आना चाहिए? हर हस्बैंड अपोस्ट्रोफी एस, हर हस्बैंड्स। क्या आएगा बेटा? हर हस्बैंड्स आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? ये देखो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पढ़ो। द काउंट मैरिड अ रिच heir, a less of 15, who was a Jewish by birth. The count married a rich heir, a less of 15, less of 15, who was a Jewish. बताइए क्या आना चाहिए? बोलो। The count married, the count married, काउंट, काउंट का मतलब होता है राजा। अगर शेक्सपियर का आप लोगों ने ड्रामा पढ़ा हो तो वहां पर काउंट का यूज हुआ है, ठीक है। तो काउंट का मतलब होता है राजा। या बीए थर्ड ईयर के अंदर, बीए थर्ड ईयर के अंदर एक पोयम चलती है, और किसकी?
रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बीए थर्ड ईयर में एक पोयम चलती है और उस पोयम का नाम है क्या? लास्ट डचेज। माई लास्ट डचेज। क्या है? माई लास्ट डचेज। तो वहां पर ये काउंट वर्ड का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? काउंट वर्ड का यूज हुआ है। तो काउंट का मतलब होता है किसी देश का राजा। ठीक है। तो राजा ने विवाह किया और रिच एयर। अब देखिए, रिच एयर एक धनी उत्तराधिकारी से, आ लेस ऑफ 15, जो 15 वर्ष से भी कम थी। हु वाज ए जेविश बाय बर्थ, जो कि जन्म से क्या थी? ज्यूज, यहूदी। क्या थी? यहूदी। बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल इजी एरर है, बहुत आसान एरर है, बहुत आसान एरर है। चलो थोड़ा हिंट देता हूं, यहाँ पर एरर जो आ रही है वो जेंडर की एरर है। जेंडर की एरर है यहाँ पर। यहाँ पर जो एरर आ रही है वो जेंडर की एरर आ रही है। देखो, एयर, एयर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? उत्तराधिकारी। एयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी पुरुष होता है कि स्त्री होती है? बेटा होता है या बेटी होती है उत्तराधिकारी में? बताओ। उत्तराधिकारी में बेटा होता है, एक बेटी होती है? बेटा होता है। क्या होता है? बेटा होता है। तो इस एयर का जेंडर जो फेमिनाइन होगा, इसका फेमिनाइन क्या बनेगा? बताओ, एयर का फेमिनाइन क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? एयरएस। क्या बनेगा? एयरएस। तो यहाँ पर एयर की जगह क्या आएगा? एयरएस आएगा। क्या आएगा? एयर की जगह एयरएस आएगा। क्या आएगा बेटा? एयरएस आएगा। आगे बात समझ में? ये चीज है। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, बोलो बेटा, कोई डाउट? बोलो बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? या और कराऊं? सफिशियंट है या और कराऊं? बोलो। सफिशियंट है क्या? चलो ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ये थोड़े बहुत एरर्स के क्वेश्चंस करवाए, नाउन से रिलेटेड। ठीक है। और बाकी आपको अब अगली जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा, चलो एक दो क्वेश्चन में और करा देता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, देखो। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बताइए क्या आएगा? द साउंड ऑफ गन शॉट ऑफ, बताइए क्या आएगा? द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स। बताओ क्या आना चाहिए? बताओ क्या आना चाहिए? फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स क्या आना चाहिए? बोलो 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 बोलो, क्या आना चाहिए? बोलो क्या आना चाहिए? द साउंड, आवाज ने, ऑफ गन शॉट, बंदूक के गोली की, स्कैटर्ड, इधर उधर बिखेर दिया, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बताइए क्या आएगा? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बताओ। बताओ। बताइए।
बताओ, देखो इधर, फ्लॉक जो होता है क्या होता है, मवेशियों के लिए, चार पैरों वालों के लिए काम में आता है, जबकि पक्षियों के लिए क्या होता है, क्या होता है, फ्लाइट। काय का प्रयोग करते हैं, फ्लाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, फ्लॉक का पक्षियों के अर्थ में भी आता है, ये होता है पक्षियों का झुंड जो बैठा हुआ है, बैठे हुए पक्षियों के झुंड के अर्थ में आता है, बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैटर्ड यानी उड़ा दिया, तो क्या होगा यहाँ पर, स्कैटर्ड। फ्लाइट, और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। फ्लाइट का अर्थ क्या होता है, उड़ते हुए पक्षियों या चिड़ियाओं, उड़ते हुए चिड़ियाओं, उड़ते हुए चिड़ियाओं, ठीक है। आ गया समझ में। फ्लॉक, पहली कंडीशन तो फ्लॉक का जो होता है वो होता है भेड़ बकरियों के झुंड के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, भेड़ बकरियों के लिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्लॉक की जगह क्या आना चाहिए, फ्लाइट आना चाहिए। पक्षियों के झुंड को क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरा जो है, फ्लॉक का अर्थ पक्षियों के झुंड, बैठा हुआ, जो पक्षियों का झुंड एक साथ बैठा होता है उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, स्कैटर्ड, उड़ा दिया, इधर उधर फैला दिया, तो क्या होगा, उड़ते हुए चिड़ियाओं का झुंड। और उड़ते हुए चिड़ियाओं के झुंड के लिए किसका यूज होता है, फ्लाइट का यूज होता है। किसका यूज होता है, फ्लाइट का यूज होता है। आ गई बात समझ में बेटा, बोलो, आ गई बात समझ में, क्या आएगा, फ्लाइट का यूज होगा। आ गया समझ में, क्लियर। चलो एक और देखो क्वेश्चन। The team members should listen to the advices given by the captain and the manager. Advices. Advices. बोलो, बिल्कुल आसान है, लिखाया हुआ है तुम्हारी कॉपी के अंदर, कॉपी में लिखाया हुआ है। द टीम मेंबर्स, टीम के सदस्यों को, शुड लिसन, सुनना चाहिए, द एडवाइसेज, सलाहों को, गिवन बाय द कैप्टेन, कैप्टेन की। बताओ क्या लिखाया था मैंने आप लोगों को, मैजिक, एडवाइस वगैरह, ये सारे नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। इनमें कभी भी एस या एस नहीं जुड़ता है, इनमें कभी भी एस एस नहीं जुड़ता है, और ना ही इनके पहले कभी ए या एन का यूज होता है। लिखाया था ना, कल ही लिखाया है ना, लास्ट क्लास में ही लिखवाया था नियम आप लोगों को, कि एडवाइस, मैजिक वगैरह जो है हमारे नाउन, फर्नीचर, कार्डबोर्ड, कपबोर्ड, लिखाए थे कि नहीं लिखाए, काफी सारे नाउन मैंने, उनमें सब में क्या है, ये अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। इनमें कभी एस सी एस नहीं जुड़ता, और ना इनके पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो क्या लगा दिया इसने, दा, वैसे ही गलत हो गया, फिर एस सी एस जोड़ दिया तो और भी ज्यादा गलत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो यहाँ इसका सिंगुलर अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर इसका सिंगुलर हमको बनाना भी है तो फिर क्या बनेगा, अ पीस ऑफ एडवाइस, या पीसेज ऑफ एडवाइस, या पीस ऑफ एडवाइस सिंगुलर, और बहुवचन बनाएंगे तो पीसेज ऑफ एडवाइस। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को और करा दिए। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, अगली जो हमारी क्लास होगी, उस अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज के बारे में। बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन लिए हैं मैंने फिलहाल आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ज्यादा आप लोगों को डर ना लगे इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारी क्लास क्या हो गई आज की, कंप्लीट हुई। देखना, समझना,
पढ़ना, आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा, सारी चीजें वही है, कोई अलग से नहीं है, सारा कुछ वही होता है, सब कुछ वही है, सारी चीजें वही है, बस केवल क्वेश्चन को समझना होता है, देखना होता है, बस कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को शुरू से एक चीज बताता आ रहा हूँ कि दो चीजों का हमको याद कंफर्म होना चाहिए, एक तो हमारा वोकैब और एक हमारा स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैटर्न। ये दो चीजें अगर हमारी सही है तो कोई कोई क्वेश्चन आ जाए हम उसको सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर ही हमारा वोकैब सही होना चाहिए और एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीजें आ रही है, सारी की सारी आ रही है ना, वही चीजें, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे हम टॉपिक बाय टॉपिक जब चलते जाएंगे आगे तो आप लोगों को और भी कुछ बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का सेशन मैं सोचता हूँ कि सही रहा होगा, आप लोगों ने अपने आप को परखा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना आता है, कितना आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं विराम देते हुए मिलते हैं अगली क्लास में एमसीक्यूज के साथ में, किसके साथ में, एमसीक्यूज के साथ में, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए क्या, एमसीक्यूज, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।